नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर प्रयागराज से सामने आ रही, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के नवनिर्मित चैम्बर और मल्टी लेवल पार्किंग बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अधिवक्ताओं और न्यायिक व्यवस्था की सुविधा के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण कदम है और इस नई व्यवस्था से कोर्ट आने जाने वालों को बेहतर पार्किंग और कार्यस्थल की सुविधा मिल सकेगी। और पीलीभीत में एक पत्रकार ने अपनी पत्नी के साथ बीजेपी नगर पंचायत अध्यक्ष बरखेड़ा श्याम बिहारी भोजपाल पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए जहरीले पदार्थ का सेवन किया था। और इस मामले में संज्ञान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लिया और उन्होंने पीलीभीत के जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा से रिपोर्ट मांगी, जिसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल पत्रकार इसरार और उनकी पत्नी से मिलने जिला अस्पताल पहुंचा। सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सरकार में पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पत्रकार इसरार ने नगर पंचायत के भ्रष्टाचार को उजागर किया था, जिसके बाद चेयरमैन ने एक ठेकेदार के माध्यम से रिपोर्ट उन पर दर्ज कराई और इसके बाद इसरार और उनकी पत्नी ने आत्मघाती कदम उठाया। साथ ही आरोप लगाया कि उन्हें चेयरमैन और बीसलपुर के एसडीएम नागेंद्र पांडे से की ओर से प्रताड़ित किया जा रहा है। सपा इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को निर्देशित किया। कल जो है पता चला कि यहाँ एक पत्रकार महोदय ने भाजपा से तंग आकर मोहम्मद इशरार जी ने भाजपा की जब जांच कराने के लिए उन्होंने कोई एप्लीकेशन दी थी, उस पर दबाव बनाने के लिए उन पर जो है एक मुकदमा दर्ज कर दिया और इतना उन्हें प्रताड़ित कर दिया कि उन्हें अपने परिवार के संग, अपनी पत्नी के संग जो है जहर उन्होंने पिया। उसका जो है जैसे भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को पता चला, उन्होंने तुरंत हमें यहाँ प्रतिनिधि मंडल के साथ हम लोग भेजा और मेरे संग जो है पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी सभी साथ में आए हैं। भाजपा जो है जिस तरह भाजपा की कार्यशैली है, भाजपा काम कर रही है, एक दूसरे को दबा के जो है भ्रष्टाचार लगातार चरम सीमा पर जो है ये काम कर रही है। इसी के तहत जो है हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने जो है जहर खाने का यह काम किया और ये इसमें जो है समाजवादी पार्टी बहुत इसमें जो है अपने विरोध व्यक्त करती है, इसका विरोध करेगी, पुरजोर विरोध करेगी। या तो इसको पत्रकार को जो इन्होंने दंपत्ति ने जहर खाया था जो हॉस्पिटल में। और ग्रेटर नोएडा में बीटा 2 पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया जबकि 2 को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे, चाकू, लूटे गए मोबाइल फोन और 2500 रुपए नकद के साथ एक कार भी बरामद की है। पूछताछ में पता चला कि ये बदमाश नोएडा और एनसीआर में लूटपाट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। बढ़ते आगे, मैनपुरी में बीजेपी महिला युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के बेटे के अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, जिससे बीजेपी की किरकिरी हो रही है। आरोप है कि बीजेपी नेता के बेटे ने दर्जनों महिलाओं के साथ अश्लील लाइव वीडियो बनाए, जिसकी संख्या तकरीबन 130 बताई जा रही है। इसके अलावा बीजेपी नेता की बहू शीतल गुप्ता ने घरेलू हिंसा सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शीतल गुप्ता ने थाना कोतवाली में जाकर बीजेपी नेता और उसके परिजनों के खिलाफ तहरीर दी है और पुलिस ने तहरीर के आधार पर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी और यह मामला महिला थाना कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है और जांच अधिकारी पूरे घटनाक्रम को गहराई से जांच कर रहे हैं ताकि जो सच्चाई है वो सामने आ सके और इस विवाद ने बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचाया है और इसके साथ ही स्थानीय राजनीति में भी हलचल मच गई है। मेरे साथ मेरे ससुराल वाले पूरा परिवार मिलकर मुझे मारपीट करता है, मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करता है और मुझे बहुत बुरी तरीके से भूखा प्यासा सब लगा। 15-20 दिन हो गए, खाना तक नहीं दिया। कमरे में बंद, कहीं भी जाते हैं कमरे में बंद करके जाते हैं, पूरे घर में ताला लगा के जाते हैं हर तरीके से। मैं कोई भी, जहाँ तक कि एक शैम्पू भी अगर मुझे चाहिए होता है वो भी मांगना पड़ता है और उसके लिए भी मुझे ताने दिया जाता है कि तेरे बाप के घर से नहीं आई है शैम्पू के पाउच। ना मुझे टीवी चलाने, मुझे कुछ भी चीज़ यूज़ करने नहीं जाते। पूरा घर नीचे एसी में सोता है,
पति, सास, ससुर, नंद सब एसी में नीचे सोते हैं। मुझे ऊपर कमरे में जमीन पे सुलाया जाता है। छत में सिर्फ पंखा लगाया कहा जाता है तेरे घर से कुछ नहीं आया, तुझे किसी में रहने का कोई अधिकार नहीं है, कुछ चीज मेरे साथ मेरे ससुराल वाले पूरा परिवार मिलकर मुझे मारपीट करता है, मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करता है और मुझे बहुत बुरी तरीके से भूखा प्यासा सब लगा। 15-20 दिन हो गए, खाना तक नहीं दिया। कमरे में बंद, कहीं भी जाते हैं कमरे में बंद करके जाते हैं, पूरे घर में ताला लगा के जाते हैं। हर तरीके से मैं कोई भी, जहाँ तक कि एक शैम्पू भी अगर मुझे चाहिए होता है वो भी मांगना पड़ता है और उसके लिए भी मुझे ताने दिया जाता है कि तेरे बाप के घर से नहीं आई है शैम्पू के पाउच। ना मुझे टीवी चलाने, मुझे कुछ भी चीज़ यूज़ करने नहीं जाता। पूरा घर नीचे एसी में सोता है। पति, सास, ससुर, नंद सब एसी में नीचे सोते हैं। मुझे ऊपर कमरे में जमीन पे सुलाया जाता है। छत में सिर्फ पंखा लगाया कहा जाता है तेरे घर से कुछ नहीं आया, तुझे किसी में रहने का कोई अधिकार नहीं है, कुछ चीज मेरे साथ मेरे ससुराल वाले पूरा परिवार मिलकर मुझे मारपीट करता है, मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करता है और मुझे बहुत बुरी तरीके से भूखा प्यासा सब लगा। 15-20 दिन हो गए, खाना तक नहीं दिया। कमरे में बंद, कहीं भी जाते हैं कमरे में बंद करके जाते हैं, पूरे घर में ताला लगा के जाते हैं। हर तरीके से मैं कोई भी, जहाँ तक कि एक शैम्पू भी अगर मुझे चाहिए होता है वो भी मांगना पड़ता है और उसके लिए भी मुझे ताने दिया जाता है कि तेरे बाप के घर से नहीं आई है शैम्पू के पाउच। ना मुझे टीवी चलाने, मुझे कुछ भी चीज यूज करने नहीं जाता। पूरा घर नीचे एसी में महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष के पुत्र वधू के कुछ बेहद ही आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे जी। इसमें बीजेपी नेत्री का शादीशुदा बेटा एक अन्य महिला के साथ बेहद ही आपत्तिजनक स्थिति में देखा जा रहा था, जिसके अलग अलग रेस्टोरेंट के वीडियो भी हैं, जिसके लगभग 120 वीडियो जो कि वायरल बताए जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम बात करें इसमें क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी मैं आपको बता दूं कि ये पुत्रवधू जो वीडियो वायरल होने के बाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है और बताया जा रहा है कि वीडियो वायरल होने के बाद थाना कोतवाली में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। जी देखिए, कई बार ऐसा होता है, हम देख रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी के कई सारे ऐसे नेता हैं जो इस तरह के चीजों में संलिप्त मिल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ हम बात करें तो बीजेपी जहां देश में एक अलग ही लोगों की सोच बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक एक कर पर्चे जो है कुछ और ही खुलते जा रहे हैं उनके नेताओं के। पार्टी की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया? जी आपको बता दूं मैं, ऐसा कई मामले सामने आ चुके हैं जहां पर बीजेपी के कई अलग अलग बीजेपी लोग जो है ऐसे आपत्तिजनक स्थिति में देखे गए हैं, लेकिन ठोस कोई कार्रवाई न होने के चलते ऐसी कई ढील रवैया अपनाई जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते हैं आगे। बिजनौर के थाना हल्दौर क्षेत्र के गांव ताहरपुर मदद में एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां दबंगों ने बीएसएफ के एक जवान के घर पर हमला किया। आरोप है कि दबंग लोग लाठी डंडे लेकर पहुंचे और जवान के घर पर पथराव भी किया और इस हमले से परिवार के सदस्य दहशत में आ गए। पीड़ित बीएसएफ जवान ने पुलिस थाने में इसको लेकर तहरीर दी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। वहीं इस घटना ने इलाके में सुरक्षा और शांति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की ओर। गाजियाबाद के मोदी नगर क्षेत्र में निवाड़ी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय लुटेरों को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हुए और इनके पास से 2 अवैध तमंचे, लूट में इस्तेमाल किए जाने वाले बाइक और 4,800 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। वहीं पकड़े गए आरोपियों की पहचान गाजियाबाद और दिल्ली के रहने वाले शातिर अपराधियों के रूप में की गई है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और मामले में जो है आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 31 मई 2025 को थाना निवाड़ी पर सूचना प्राप्त हुई कि 2 बदमाश ग्राम कुशड़ी जो जनपद मेरठ में पड़ता है उधर से निवाड़ी की तरफ आ रहे हैं एक ब्लैक अपाचे से। इस सूचना पर थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा नहरपुल निवाड़ी पर सकंता से चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान कुशड़ी की तरफ से 2 व्यक्ति काले अपाचे बाइक पर आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रुकने का इशारा किया गया तो
ये न रुकते हुए वापस कुचड़ी की तरफ ही अपनी बाइक घुमाकर भागने का प्रयास करने लगे। इस दौरान इनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर पड़ी तथा ये दोनों बदमाश जब पुलिस टीम ने इनका पीछा किया तो इन्होंने खुद को गिरता हुआ देख करके पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। इस दौरान आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी तथा इन्हें घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ की गई तो एक ने अपना नाम धनंजय बताया, जो मूल रूप से सुंदर नगरी दिल्ली का रहने वाला है तथा वर्तमान में गरिमा गार्डन थाना टीला मोड़ गाजियाबाद में रह रहा है। तथा दूसरे बदमाश ने अपना नाम राशिद बताया, जो कि मूल रूप से औरैया पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने निरीक्षकों और उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बड़ा फेरबदल किया है। प्रभारी निरीक्षक ललितेश नारायण त्रिपाठी को कोतवाली अजित मल की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि अजित मल के प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह को औरैया कोतवाली प्रभारी बनाया गया। थाना प्रभारी दिव्यापुर की जिम्मेदारी देख रहे हैं। निरीक्षक मुकेश बाबू चौहान को कोतवाली विधूना प्रभारी नियुक्त किया गया। वहीं निरीक्षक रुद्र नारायण त्रिपाठी को अपराध निरीक्षक दिव्यापुर से थाना प्रभारी दिव्यापुर की जिम्मेदारी दी गई है। कोतवाली विधूना प्रभारी निरीक्षक रवि श्रीवास्तव का झांसी स्थानांतरण होने के कारण उन्हें कार्यमुक्त किया गया। इसके अलावा उप निरीक्षक अजय कुमार को थानाध्यक्ष सहायल से हटाकर थानाध्यक्ष आयाना की जिम्मेदारी दी गई और इस फेरबदल का उद्देश्य जिले की कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाना बताया जा रहा है। और चंदौली के नौगढ़ तहसील स्थित सीएचसी का एसडीएम आलोक कुमार ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एंट्री रजिस्टर में स्वास्थ्य कर्मियों के नाम दर्ज थे, लेकिन कई कर्मचारी मौके पर नहीं मिले। खासकर अस्पताल के कई डॉक्टर पिछले एक हफ्ते से गायब मिले, जिससे स्वास्थ्य सेवा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। एसडीएम ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार और लापरवाही की पोल खुल चुकी है। मरीजों की सेवा के लिए डॉक्टरों का मौजूद होना बेहद आवश्यक है, लेकिन कई सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की अनुपस्थिति से मरीज परेशान है। शिकायत के बावजूद जिला सीएमओ कार्रवाई नहीं कर रहे। एसडीएम ने गैर हाजिर डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही है। इस मामले ने चंदौली के स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंताएं पैदा करती है। बढ़ते आगे, बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की भीषण टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब पाइप लदी ट्रैक्टर ट्रॉली का टायर फट गया और कार उससे टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो बुलंदशहर में यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, उसकी तस्वीरें भी, जहां कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बढ़ते आगे, बिजनौर से खबर सामने आ रही है, जहां आदमखोर गुलदार पकड़ा गया है। पिंजरे में कैद हुआ आदमखोर गुलदार और पिंजरे में कैद होने से जो ग्रामीण हैं उन्होंने राहत की सांस ली है। वहीं मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ लगी और थाना शेरकोट क्षेत्र के गांव शहजादपुर का ये मामला बताया जा रहा है। तो गुलदार की खबर मिलने के बाद जो है इसकी सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया है, जिसके बाद जो ग्रामीण हैं उन्होंने राहत की सांस ली है। आदमखोर गुलदार पिंजरे में कैद किया गया। और दुनिया में रुपए से बड़ा रिश्ता कुछ भी नहीं है और इस रेस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी आगे निकल चुके हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति का प्रमुख आधार रुपया यानी कि आर्थिक लाभ बनता जा रहा है। ट्रंप प्रशासन पारंपरिक अमेरिकी मूल्यों और पुराने कूटनीतिक रिश्तों को पीछे छोड़ते हुए पूरी दुनिया में आर्थिक हितों को प्राथमिकता दे रहा है। चाहे सऊदी अरब का दौरा कर हथियारों के सौदे करना हो या आतंकवाद पर नरम रुख अपनाना, ट्रंप की रणनीति में डॉलर सबसे आगे है। ओबामा प्रशासन ने जिस ईरान पर परमाणु कार्यक्रम को लेकर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, उसे ईरान से ट्रंप ने आर्थिक फायदे के लिए बातचीत शुरू कर दी है, जिससे इजरायल ने तीखा विरोध किया।
और यही नहीं, टैरिफ वॉर के जरिए ट्रंप ने चीन समेत कई देशों के साथ व्यापारिक युद्ध छेड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो राष्ट्रपति रामफोसा, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू जैसे कई बड़े नेताओं ने भी उनके साथ भी ट्रंप के रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं और इन विवादों के पीछे ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति बताई जा रही है, जिसमें केवल अमेरिकी लाभ दिखा जा रहा है। तो क्या ट्रंप का यह कदम अमेरिका को फायदा देगा या वैश्विक कूटनीति को नुकसान पहुंचाएगा? देखिए रिपोर्ट। दरअसल अमेरिका और इजरायल के दोस्ती के बीच विवाद ने स्थान ले लिया, क्योंकि जो ट्रंप चुनाव के समय कहते जा रहे थे कि अगर वह चुनाव जीत जाते हैं तो दुनिया में युद्ध रुकवा देंगे, जो संभव नहीं हो पाया, वहीं इजरायल से किए अपने वादों से भी पीछे हटते दिख रहे हैं। क्योंकि ट्रंप का कहना था कि चुनाव जीतने के बाद पूरी तरह से बर्बाद गाजा को नए तरीके से बसाएंगे, जिसका समर्थन नेतन्याहू ने भी किया था। लेकिन अब ट्रंप ईरान के साथ समझौता टेबल पर बैठना चाहते हैं, क्योंकि ईरान ने समझ लिया कि अगर अमेरिका के सैंक्शन से बचना है तो ट्रंप को व्यापार का लालच देकर अपनी तरफ खींच लो। और ईरान ने ऐसा ही किया कि हम हर चीज में समझौता के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या इजरायल तैयार है? क्योंकि ईरान इजरायल को मान्यता देता ही नहीं है। उसका मानना है कि इजरायल जैसे देश को होना ही नहीं चाहिए। इसके साथ ही ईरान की चाहत है कि वह परमाणु संपन्न राष्ट्र हो, लेकिन इजरायल का कहना है कि मिडिल ईस्ट में किसी भी देश के पास परमाणु हथियार नहीं है, और अगर ईरान के पास ऐसे हथियार आ जाते हैं तो वह फिर किसी की नहीं सुनेगा, चाहे वो अमेरिका हो या फिर कोई और देश। लेकिन ईरान की मंशा है कि वह मध्य पूर्व में परमाणु संपन्न राष्ट्र बने। इजरायल इस बात को कतई स्वीकार नहीं करता। उसका मानना है कि मध्य पूर्व में कोई भी देश परमाणु हथियार रखने का अधिकार नहीं रखता है, और अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाते हैं तो वह क्षेत्र में किसी की नहीं सुनेगा, न अमेरिका की और न ही किसी अन्य देश की। हालांकि ईरान यह दावा करता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक उपयोग के लिए है, जैसे बिजली उत्पादन, न कि हथियार बनाने के लिए। लेकिन इस दावे पर विश्व समुदाय में भरोसा कम है। इजरायल के लिए ईरान का यह रवैया एक सीधी चुनौती है। वहीं नेतन्याहू का यह भी कहना है कि इजरायल अभी 7 फ्रंट पर वॉर कर रहा है, जिसमें ईरान का हाथ है, और अगर ऐसे में ईरान परमाणु संपन्न हो जाता है तो इजरायल के लिए खतरा होगा। इसलिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल ही में हुई फोन कॉल में बहस छिड़ गई, क्योंकि ईरान के साथ चल रही अमेरिका की बातचीत और गाजा युद्ध पर हो रही चर्चा, दोनों को लेकर दोनों देश एक मत नहीं दिख रहे। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में वापसी के बाद से आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। उनकी बात न मानने वाले नेताओं को उनके गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो अमेरिकी नेता हो या दुनिया के किसी भी देश के। पिछले हफ्ते दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के साथ ट्रंप की नोकझोंक हुई। अब उनके इजरायली प्रधानमंत्री के साथ तीखी बहस हुई। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कॉल के दौरान नेतन्याहू से कहा, मैं ईरानियों के साथ एक कूटनीतिक समाधान चाहता हूं। मुझे एक अच्छा सौदा करने की अपनी क्षमता पर विश्वास है। उन्होंने कथित तौर पर इस बात पर भी जोर दिया कि वह एक ऐसे समझौते की तलाश कर रहे हैं जो दोनों पक्षों के हितों की पूर्ति करेगा। लेकिन इजरायल नहीं चाहता कि ईरान के साथ अमेरिका के रिश्ते सामान्य हो, क्योंकि ऐसा होने पर इजरायल पर संकट गहरा सकता है। वही मामले को लेकर चैनल 12 ने बताया कि कॉल का लहजा पहले से अलग प्रतीत होता है। ट्रंप नेतन्याहू से इन दिनों अलग चल रहे हैं। उन्होंने अपने मध्य पूर्व दौरे से भी इजरायल को दूर रखा था। हालांकि चैनल 12 ने बताया कि बातचीत आपसी समझ के नोट पर खत्म हुई। डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति ने स्पष्ट कर दिया कि आज की दुनिया में रुपया ही सबसे बड़ा रिश्ता है। लेकिन क्या यह सोच विश्व शांति और स्थिरता के लिए उचित है? क्या आर्थिक लाभ के चलते कूटनीतिक रिश्तों को नकारना सही रणनीति होगी? ये सवाल आने वाले दिनों में विश्व राजनीति के मुख्य विषय बने रहेंगे। ट्रंप की यह नीति अमेरिका के लिए लाभकारी साबित हो या वैश्विक तनाव बढ़ाए, ये तो समय। दरअसल अमेरिका और वसुधैव कुटुंबकम संस्कृत का छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही विस्तृत है। इसका अर्थ है पूरा विश्व एक परिवार है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या सच में पूरा विश्व एक परिवार है या कोई भी देश भारत के अलावा ऐसा सोचता है? तो जवाब शायद सबका एक ही होगा, नहीं। आज बढ़ती जरूरतों के दौर में लोग सिर्फ अपने लिए जीने, अपने बारे में सोचने लगे, और ऐसा ही कुछ भारत के साथ भी हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के देश भारत को लेकर चिंतित होने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत ने इस कार्रवाई के दौरान स्वदेशी रूप से विकसित हथियारों से अपने हथियारों को दुनिया के देशों के सामने डेमो दिया है, सभी के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
रूस की चिंता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव हर मंच पर कहते हुए दिखाई देते हैं कि पश्चिमी देश लगातार चाइना और भारत को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम चीन विरोधी नीति को हवा दे रहे हैं कि हमारे अच्छे दोस्त भारत और पड़ोसी चीन के बीच टकराव बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस बात को उन्होंने तब भी कहा था जब क्वाड संगठन को बनाया गया था। लावरोव ने कहा था कि पश्चिम के देशों ने एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक कहना शुरू कर दिया है। स्पष्ट है कि पश्चिम चीन विरोधी नीति को हवा दे रहा है। ये हमारे अच्छे दोस्त भारत और पड़ोसी चीन के बीच टकराव बढ़ाने के लिए है। पश्चिम के देशों ने एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक कहना शुरू कर दिया है। स्पष्ट है कि पश्चिम चीन विरोधी नीति को हवा दे रहा है। यह हमारे अच्छे दोस्त भारत और पड़ोसी चीन के बीच टकराव बढ़ाने के लिए है। पश्चिम के देश इस इलाके में अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। पश्चिम की इस नीति को राष्ट्रपति पुतिन ने बांटो और राज करो बताया था। यह पहली बार नहीं है जब रूसी विदेश मंत्री ने भारत और चीन के संबंधों में पश्चिम की भूमिका की आलोचना की है। इससे पहले 2020 में भी लावरोव ने कहा था कि पश्चिम एक ध्रुवीय विश्व बहाल करना चाहता है, मगर रूस और चीन उसके मातहत नहीं होंगे। वहीं इसी महीने जब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के इलाके में हमले कर रहे थे तो उम्मीद की जा रही थी कि क्वाड के सदस्य देश भारत का समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि क्वाड कोई सुरक्षा गठजोड़ नहीं है, लेकिन फिर भी क्वाड को लेकर उदासीनता देखी गई है। रूस की चिंता। रूस की चिंता, भारत की बदलती रणनीति, भारत की सैन्य निर्भरता, बदलाव की तस्वीर, भारत की ओर बढ़ता पश्चिम, भारत का सैन्य आपूर्ति स्रोत बदलता, भारत की नई रक्षा रणनीति, मेक इन इंडिया, डाइवर्सिफिकेशन। रूस की यह चिंता यह स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि भारत के खेमे में कुछ तो चल रहा है जिससे रूस की चिंता बड़ी है। तो आपको बता दें कि रूस का डर है कि भारत की निर्भरता उस पर से खत्म ना हो जाए, क्योंकि सैन्य आपूर्ति के मामले में भारत की निर्भरता रूस पर कम हुई है। भारत सैन्य आपूर्ति के मामले में पश्चिम की ओर शिफ्ट हो रहा है। आने वाले समय में यह ट्रेंड और बढ़ेगा, जो हाल ही में राफेल एम के रूप में देखने को मिला है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के मुताबिक 2009 से 2013 के बीच भारत का 76% हथियार आयात रूस से होता था, लेकिन 2019 से 2023 के बीच रूस से होने वाला हथियार आयात गिरकर 36% पर आ गया है। हालांकि यूक्रेन से जंग के दौरान रूस से भारत का व्यापार बढ़ा है, लेकिन ये बढ़ोतरी भारत के ऊर्जा आयात के क्षेत्र में है। पिछले साल दोनों देशों के बीच 66 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था, लेकिन इसमें 40% रूसी तेल था और 36% रूसी हथियार था। भारत आत्मनिर्भर बने, पश्चिम का भारत पर विश्वास, चीन को काबू में करना संभव, रूस की बदलती स्थिति, 1962 का जंग, भारत रूस संबंध और चीन की आक्रामकता, भारत पश्चिम से संबंध सीमित करे रूस, भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़े, भारत नवाचार पर करे फोकस। वहीं पश्चिम को लगता है कि चीन को काबू में करना है तो भारत अहम देश है। दूसरी तरफ भारत को लगता है कि सीमा पर चीन की आक्रामकता को जवाब देना है तो पश्चिम की मदद जरूरी है। ऐसे में रूस के विदेश मंत्री का मानना है कि पश्चिम भारत और चीन में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच तो ये है कि भारत रूस पर निर्भर नहीं रह सकता। अगर चीन का सामना करना है तो रूस इसमें मददगार साबित नहीं होगा, क्योंकि 1962 की जंग में रूस ने भारत की मदद नहीं की थी। अब रूस खुद ही चीन यूक्रेन के साथ जंग में उलझकर एक जूनियर पार्टनर बनकर रह गया है। रूस की निर्भरता चीन पर बढ़ गई है।
ऐसे में यह संभव नहीं है कि भारत रूस के कहने पर पश्चिम से संबंध सीमित कर ले, क्योंकि चीन लगातार आक्रामक नीति के साथ आगे बढ़ रहा है, जो पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला है, और रूस इस दौरान पूरी तरह से बचता हुआ दिखा। हालांकि रूस भी वही बोला जो भारत ने कभी रूस को ज्ञान दिया था कि युद्ध से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पीस, डिप्लोमेसी और डायलॉग से दोनों देश इसे हल करें। ये माना जा सकता है कि चीन में नाराजगी हो, लेकिन भारत जंग के समय भी रूस को आर्थिक तौर पर मदद दे रहा था। हालांकि इससे बेहतर है कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ने पर बल दे, साथ ही रक्षा के क्षेत्र में विश्व के देशों को अपने खेमे में लेकर निर्यात को बढ़ाएं और साथ ही नवाचार पर बल दें। अमेरिका की शिकायत रहती है कि भारत रूसी छाया से बाहर नहीं निकल पा रहा, और रूस की शिकायत रहती है कि भारत पश्चिम के लिए चीन विरोधी मोहरा बन रहा है। इसे भारत की बढ़ती प्रासंगिकता के रूप में भी देखा जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दुविधा के रूप में भी। लेकिन अमेरिका का इतिहास पुराना है कि उसने कभी भारत के पक्ष में नहीं रहा। इसे ऑपरेशन सिंदूर के दौर में भी देखा जा सकता है। हालांकि रूस ने भी पक्ष नहीं लिया, लेकिन जरूरत है कि वासुदेव कुटुंबकम की विचारधारा के साथ आगे बढ़े और दूसरे देशों पर से निर्भरता कम करे। भारत को अपनी बढ़ती प्रासंगिकता और वैश्विक स्थिति का सही इस्तेमाल करना चाहिए। उसे रूस, अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बनाए रखते हुए अपने हितों को सर्वोपरि रखना चाहिए। आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ते हुए भारत को अपनी रक्षा रणनीतियों और निर्यात को बढ़ाना चाहिए, ताकि वे दुनिया में। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।